हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशियोलॉजी के, उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आगे के क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। कल हम लोगों ने 16 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था, 60 क्वेश्चन। आज मैं उसके आगे 61 क्वेश्चन से यहाँ पे आप लोगों के से डिस्कस करूँगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर कोई इशू हो आप लोगों को इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, ये है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? तो ये एक कोटेशन है, यहाँ पर दिया हुआ है लाइन। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं इसके। मैकइवर एवं पेज, जिन्सबर्ग, डेविस, ऑकबर्न एवं निमकॉफ। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें, सभी तरह के सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन में विचारों की बात हमारे करते हैं ऑकबर्न एवं निमकॉफ। ओके, हमारा राइट आंसर होगा ऑकबर्न एंड निमकॉफ। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कि यह किसने कहा कि मानव की अंतः आश्रितता को समाज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानवों की अंतः आश्रितता को, तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस में है मैकइवर एवं पेस, C.H. कूले, N.S. डिमासेफ, W.G. समनर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? मानवों की अंतः आश्रितता को समाज के रूप में। तो मानव की अंतः आश्रितता की अंतः निर्भरता जो है, पारस्परिक निर्भरता, वो हमारी बात करते हैं डिमासेफ। हमारा राइट आंसर होगा डिमासेफ। ठीक है, N.S. डिमासेफ। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 63, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 63 है कि किसने कहा कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों, उनके एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क तथा उन मानदंडों का अध्ययन है जिनके द्वारा वे अपने संबंधों को नियमित करते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है और हमें बताना है, और हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो हमारा पहला ऑप्शन है H.P. फेयरचाइल्ड, T.E.T. हीलर, T. एबेल एंड आपका गिलिन एवं ग्लिन। सो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध, जो एक दूसरे के प्रति आचरण और संपर्क मानदंडों का अध्ययन करते हैं और जिनके द्वारा हमारे संबंध नियमित भी होते हैं। तो ये जो कथन है ये फेयरचाइल्ड का कथन है। इसको स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कथन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर 64 क्वेश्चन है, साइबर अपराध अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एवं हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। अब ये एक लाइन दी हुई है, कथन ये किसका है हमको बताना है। गार्डन वाफोर्ड का है, फेडरिक थ्रेसर का है, M.S. सुसमैन का है, वेबलिन का है। तो अपराध को अपराध है माना है और कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर, तो इसकी बात जो करते हैं वो हमारे M.S. सुसमैन करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। यह मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ठीक है, ये कथन किसका है बताना है। सो स्टूडेंट, ये बहुत फेमस कथन है, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। सो जिसको इसका आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है वो है E. बोगाल्डस, M. जिन्सबर्ग, K. डेविस, मैकइवर एवं पेज। तो यहाँ पर स्टूडेंट
ये संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से आश्रित हैं, ये जो कहते हैं ये हमारे हैं डेविस। ठीक है, ये बहुत ही फेमस इनका कोट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। सो किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है? तो यहाँ पे हमारे मद्यपान से रिलेटेड एडिक्शन से क्वेश्चन ये, तो आगे देखते हैं हम। इसके ऑप्शंस जो हैं WC रेकलेस, PH जॉनसन, ES बोगाल्डस, W रोजर। ठीक है, तो मद्यपान अनियंत्रित पीना है, ये हमारे रेकलेस बोलते हैं, WC रेकलेस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम। क्वेश्चन 67 है कि समाज शास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकता है। ये परिभाषा किसकी है, हमको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस में यहाँ पर दिए हुए हैं गिन्सबर्ग, मैकइवर एवं पेज, JF क्यूबर, आर्नोल्ड रोज। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें सो स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर हमारा होगा वो है क्यूबर। ठीक है, क्योंकि समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में हमारे क्यूबर ने इसको परिभाषित किया है। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जा रहा है। ये किसने इसको इस तरह से धर्मनिरपेक्षीकरण को परिभाषित किया है, यहाँ पे हमको ये बताना है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस में अगर हम देखें, पहला ऑप्शन जो दिया गया है MN श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन है SC दुबे, थर्ड ऑप्शन हमारा AR देसाई है और फोर्थ ऑप्शन है हमारा योगेंद्र सिंह। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए धर्मनिरपेक्षी शब्द जो पहले धार्मिक माना जाता था वैसा अब नहीं है, ये हमारे श्रीनिवास कहते हैं। ये परिभाषा भी कई बार एग्ज़ाम में आई है और बहुत इजी परिभाषा है, इसको ये बस ये याद रखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष पहले धार्मिक माना जाता था अब वैसा नहीं माना जाता है, तो ये हमारे श्रीनिवास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर देखिए क्या है कि प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अपरिष्कृत और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना, यह एक शक्ति नहीं, यह एक कारण नहीं या कुछ नया उत्पन्न नहीं करता, यह उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है। ये किसने कहा है, हमको यहाँ पे बताना है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑप्शंस में जो दिया गया है हमारे राधा कमल मुखर्जी, TP चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण मुखर्जी, IP देसाई, DB मुखर्जी। तो यहाँ पर जो याद रखने वाले स्टूडेंट्स बात है वो ये है कि जिन्होंने इन्वॉल्व हमारे उद्विकास को गैर ऊर्जाशील कारक, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि गैर ऊर्जाशील कारक जिसने बोला है हमारे उद्विकास को वो हमारे DP मुखर्जी हैं। ठीक है, ये लाइन से हम इसको हमारा जो क्वेट है इसमें हम राइट आंसर लगा सकते हैं कि प्राकृतिक चयन इस प्रकार केवल एक प्रक्रिया का वर्णन है एवं एक अप्रशिक्षित और तैयार प्रक्रिया का परवाह किए बिना या एक शक्ति नहीं या एक कारक नहीं या कुछ नया उत्पन्न नहीं करता या उद्विकास का केवल एक गैर ऊर्जाशील कारक है। तो हमारे आंसर में DP मुखर्जी होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर हमारा, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए जॉर्ज रिट्जर हैं, एंथोनी गिडिंग्स है, हैबरमास है और हैमिल्टन है। तो आधुनिकता को अधूरा कौन बोलता है कि अधूरी परियोजना है, वो हमारे हैबरमास है। इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत फेमस क्वेट है, इनका कथन है और ये आता भी एग्ज़ाम में है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71,
अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण है, ये किसने कहा है? तो अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण, ये भी आप लोगों का एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फेयरचाइल्ड ने, ऑग्बा-निमकॉफ ने, ARI पार्क ने, S पैटरसन ने। तो अनुकूलन का अंतिम चरण सात्मीकरण जो बोला है वो पैटरसन ने बोला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, घटना क्रिया विज्ञान एवं निर्जातीय पद्धति शास्त्र। यहाँ पे इथनोमेथोडोलॉजी की बात हो रही है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने हेतु व्याख्यात्मक उपागम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उससे रिलेटेड हमें दिया गया है कि सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से, भावात्मक कर्ता के दृष्टिकोण से, व्यक्ति के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम फिर से लाइन पढ़ेंगे पहले, घटना क्रिया विज्ञान निर्जातीय पद्धति शास्त्र समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने तो व्याख्यात्मक उपागम है। तो यहाँ पे व्याख्यात्मक उपागम है, मतलब हमारी समझ पर सामाजिक क्रिया निर्भर है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसमें चारों में से हमारा अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा कि सामाजिक कर्ता के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब क्रिया कोई कर रहा है वहाँ पे वो व्याख्यात्मक उपागम का यूज़ करता है, अपनी समझ का यूज़ करता है। ओके, सो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 हमारा जो है वो ये है कि क्रमबद्धता, निर्माण, पुष्टि या सामाजिक वास्तविकता में फेरबदल करके प्रत्येक दिन की गतिविधियों का सामान्य बोध करने के लिए व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई सामान्य समझदारी विधियां किस रूप में जानी जाती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कुछ विधियां दी हुई हैं, तो पहले हम विधियों को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर को देखेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। लोक विधि विज्ञान, अंतः आत्मवाद, निर्मितिवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया था, क्रमबद्धता, निर्माण, पुष्टि या सामाजिक वास्तविकता में फेरबदल करके प्रत्येक दिन की गतिविधियों का समान बोध करते हैं। तो जब हम प्रत्येक दिन की गतिविधियों का अपना बोध करते हैं, समझते हैं, तो वहाँ पे हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, लोक विधि विज्ञान, इथनोमेथोडोलॉजी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इथनोमेथोडोलॉजी हमारे दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं होती हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसका समान विधियों से, समान समझदारी की मेथड से हम उसकी स्टडी करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 हमारा है। 74 हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए कोई रॉन्ग दिया हुआ है, हमको यहाँ पे वो बताना है। तो हम पहले देखते हैं, जीवन जगत, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, व्यवस्था प्रकारवाद, ठीक है, व्यवस्था प्रकारवाद ये सही है हमारा, ये गलत नहीं है। अभिलेखीय पद्धति, लोक विधि विज्ञान, ये भी सही है। फिर इसके बाद उत्पादन प्रणाली मार्क्स का है, ये भी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, जीवन जगत प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में नहीं आता। आप लोगों को याद होगा, अल्फ्रेड शुट्ज़ आप लोगों ने पढ़ा था, प्रघटना शास्त्री में आता है ये, ठीक है। तो हमारा ये सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। तो कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से, खुद के हित से मोटिवेट होते हैं। तो विनिमय का सिद्धांत है, संघर्ष का सिद्धांत है, अंतर व्यवहार का और संरचनात्मक। सो स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा अंतर व्यवहार होगा तभी तो हम खुद के हित से प्रेरित होंगे, ठीक है। तो राइट सिद्धांत हमारा अंतर व्यवहार होगा यहाँ पर हमारा आंसर। 76 क्वेश्चन नंबर, नामपत्र सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना है। नामपत्र सिद्धांत की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। इसको ये न्यू टर्म वर्ड आप लोगों को लग रहा होगा, इसको याद रखिएगा।
कलंक, स्वीकरण और स्वीकारोक्ति, आकांक्षा, प्रेरणा। तो नाम पत्र सिद्धांत में प्रमुख संकल्पना कलंक है हमारी, ठीक है। कलंक को याद रखिएगा, नाम पत्र सिद्धांत से रिलेटेड हमारा क्या होगा, कलंक होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांत में संविष्ट है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हमारा क्या संविष्ट है, हमको ये बताना है यहाँ पर, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है, सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट है मानस तथा सामाजिक चेतना, और फिर उसके बाद अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। तो यहाँ पे कुछ कूट दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा कूट यहाँ पर सही है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, पहले आते हैं कि यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला है सोचने की क्षमता, तो सामाजिक क्रिया में मूलभूत सिद्धांत में संविष्ट है। तो सोचने की क्षमता तो कहीं ना कहीं होती है हमारी सामाजिक क्रिया में। जब हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में हमारा ये चीज़ सिंबॉलिक इंटरैक्शन हम करते हैं तो सोचने की क्षमता होगी, तभी तो हम किसी चीज़ की मीनिंग को लगा पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सही है हमारा, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएँ। तो ज़रूरी नहीं है सिंबॉलिक इंटरैक्शन में हमारी सामाजिक क्रियाएँ सामाजिक अंतःक्रियाएँ दोनों ही हों, तो ये रॉन्ग होगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मानस तथा सामाजिक चेतना। तो हमारी मानसिक या सामाजिक चेतना ज़रूरी नहीं होती है, ये भी हमारा रॉन्ग है। फोर्थ देखिए, अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया तथा अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। तो यहाँ पे हमारा ये भी सही है, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरैक्शन में हम अर्थ और प्रतीकों का यूज़ करते हैं अपनी क्रिया का समझने में, या कोई क्रिया करते हैं तो उसका अर्थ निकालने के लिए हम क्रिया का अर्थ निकालने के लिए प्रतीकों का यूज़ करते हैं जो हमारी अंतःक्रिया को सुलभ बनाती है। तो यहाँ पे हमारा पहला सोचने की क्षमता, और जो हमारा फोर्थ था अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया को अंतःक्रिया में वो सुलभ बनाते हैं। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमारा पहला और चौथा दिया हुआ है, आंसर सी हमारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा है कि समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो लोक विधि विज्ञान से किससे संबंधित है हमको बताना है। यहाँ पर ए हमारा दिया हुआ है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, बी यहाँ पर है समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा। तो ये तो जाहिर सी बात है, लोक विधि विज्ञान में हम इस चीज़ को नहीं देखते हैं, ये गलत होगा। नेक्स्ट है समाज में संसाधनों का वितरण। तो लोक विधि विज्ञान में हमने रिसोर्सेज की भी बात नहीं करी थी इतनी कि समाज में किस तरह के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो दिया है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना। तो ऐसा कुछ भी हिस्टोरिकल हम लोग ने दृष्टिकोण यहाँ पे नहीं दिखा है कि जिससे सामाजिक संस्थाएं तैयार हों। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों तो आंसर में नहीं आ रहे, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार ये चीज़ हम लोक विधि शास्त्र में एक उपागम के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से ये संबंधित होता है। 79 का आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 80 हमारा है कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान, ये भी इतने मेथोडोलॉजी से ही रिलेटेड है क्वेश्चन, में वह परिस्थिति किस रूप में जानी जाती है जिसमें उन पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है, जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो हमको यहाँ पे बताना है सामाजिक वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे जो दिए गए हैं, प्रलेखन पद्धति, प्रयोग का पालन नहीं करना, लेखाकरण विधि, निर्देशकता। तो सामाजिक वास्तविकता का निर्माण
करते हैं हम वास्तविकता का उल्लंघन किया जाता है, जिसके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो प्रयोग का पालन नहीं करना इसका उल्लंघन होता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बी होगा, प्रयोग का पालन नहीं करना। स्टूडेंट, आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों को न्यू न्यू क्वेश्चंस मिले होंगे यहाँ से, जो कि आपके सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन से रिलेटेड इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मैं इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को कल कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।